गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक विश्लेषण की पद्धतियां, कि राजनीतिक विश्लेषण किन पद्धतियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे सामने मनोवैज्ञानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति, जो सबसे प्रमुख पद्धति है, इसका अपन आज अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विश्लेषण की अध्ययन की पद्धतियों से सबसे पहले अपन ने राजनीतिक विश्लेषण को देखा और राजनीतिक विश्लेषण से पहले अपन ने राजनीति को देखा और यह स्पष्ट किया कि राजनीति अनिवार्य, एक प्राचीन और एक सार्वभौमिक अनुभव है और उतना ही पुराना शब्द है जितनी की सामाजिक संस्थाएं और मानव सभ्यता। यदि हम राजनीतिक विश्लेषण शब्द को देखें तो ये भी कोई नया नहीं है। इस शब्द को विकसित हुए 1000 वर्ष हो चुके हैं। अनेक युग बीत गए, अनेक सभ्यताएं आई, संस्कृतियों का जन्म हुआ, अनेक परिवर्तन हुए, फिर भी राजनीतिक विश्लेषण ने अपना अस्तित्व आज तक बनाए रखा। और यदि हम समकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में इस शब्द को देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति हुई, परिवर्तन हुए, राजनीतिक विश्लेषण का रूप अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने निखर कर आने लगा। यदि हम इस शब्द को प्राचीन काल में देखें तो जो यूनानी विचारक थे, जो यूनानी दार्शनिक थे, जिसमें हम सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का, इन सभी विचारकों ने राजनीति को समझने के लिए हमें जो साधन, हमें जो यंत्र प्रदान किए, वे बहुत अधिक विकसित हुए हैं और निरंतर ये हमारे सामने विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आधुनिक समय में यदि हम राजनीतिक विश्लेषण को देखें, जो कि आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जैसे हम अपने टीवी सेट में विभिन्न चैनलों के माध्यम से यदि हमें किसी राजनीति से संबंधित घटना का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, उसको समझना है, बारीकी से देखना है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है, नई चीज को उभार कर कुछ मौलिकता लानी है, समस्या का समाधान करना है, जटिल समस्या को सरलता से प्रस्तुत करना है, तो हमें इस विश्लेषण को काम में लेना पड़ेगा। और निरंतर इस राजनीतिक विश्लेषण की उपयोगिता और उसकी आवश्यकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो राजनीतिक विश्लेषण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने देखने का प्रयास किया क्योंकि हमारे पेपर जो है वो राजनीतिक विश्लेषण और रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी अनुसंधान प्रवृत्ति है, और हमने अनुसंधान को भी देखने का प्रयास किया और हमने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि हमें ज्ञान का विस्तार करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिसर्च वर्क को, शोध वर्क को, अनुसंधान को बढ़ाना पड़ेगा, अनुसंधान को बहुत अधिक महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि नए नए तथ्य, नए नए विचार आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तकनीकी यंत्रों के विकास के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर की खोज करना है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध विधियों के द्वारा नवीन या प्राचीन तथ्यों को ज्ञात करना है। जो पुराने तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो आज के फैक्ट्स हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से देखकर, समझकर, उसकी नॉलेज बढ़ाते हुए, उसकी ज्ञान बढ़ाते हुए और उनके अंतर संबंधों के कारणों की व्याख्या करना और उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना। तो इस प्रकार सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसमें तर्क प्रधान और क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है। ये कार्यक्रम के संबंध को स्थापित करता है और इस अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। ये अपना टॉपिक जो है राजनीतिक विश्लेषण
और अनुसंधान, जो इस विषय का एक समरी सार है, उसको अपन ने समझने का प्रयास किया। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजनीतिक विश्लेषण की पद्धतियां। इन पद्धतियों में जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, मनोवैज्ञानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति, जो सबसे प्रमुख विश्लेषण की अध्ययन की पद्धति है। अब जहां तक मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रश्न है, इस संदर्भ में हम कह सकते हैं, ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि राजनीतिक विश्लेषण और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। दो शब्द हैं, राजनीतिक विश्लेषण और मनोविज्ञान। और मनोवैज्ञानिक पद्धति को किस सीमा तक राजनीतिक विश्लेषण में काम में लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक जो पद्धति है उसको किस सीमा तक राजनीतिक विश्लेषण में काम लाया जा सकता है। डेविड ईस्टन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि कई वर्षों के विकास के साथ मनोवैज्ञानिक श्रेणियों का प्रयोग समस्त राजनीतिक जीवन में प्रसारित हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी हमें किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है, उसको परखना है, उसको देखना है, तो हमें मनोवैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। और मनोवैज्ञानिक प्रणाली क्या है? मनुष्य के मनोभाव, आवेगों, प्रवृत्तियों का ज्ञान जो है हम इस पद्धति के द्वारा लगा सकते हैं कि मनुष्य के मन में क्या है, कौन सी नई ट्रेंड्स उभर कर आ रहे हैं। तो इसका ज्ञान हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हम शक्ति का, प्रभाव का, दबाव का और सत्ता का अध्ययन करते हैं। यानी राजनीतिक व्यवस्था के जो इंपॉर्टेंट कारक हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं? शक्ति, प्रभाव, दबाव और सत्ता। तो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकृति के प्रशासक शासन करते हैं। हर देश की अपनी शासन व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है। हर देश का प्रशासक अलग होता है, तो उसकी विभिन्न प्रकृति भी अलग प्रकार की होगी। और उन प्रशासक के अपने अपने मापदंड होते, मेजरमेंट होते हैं कि किस मापदंड के तहत अपनी व्यवस्था का संचालन करेंगे, अपनी शासन व्यवस्था को चलाएंगे। जैसा हम उदाहरण दें, प्रजातंत्र में शक्ति संबंधी धारणा के अलग अलग आधार हैं, और हम यहाँ पर प्रजातंत्र में नागरिकों की मनोवृत्तियों का अध्ययन करके शासन जो चलाया जाता है, नागरिकों की भावनाओं का अध्ययन करके फिर किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और ये स्पष्ट करते हैं कि प्रजातंत्र का आधार, क्योंकि जन सहमति है, प्रजातंत्र का जो आधार है जन सहमति, जब प्रजातंत्र किसका शासन है? जनता का है। अतः जन सहमति को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक कदम उठाती है। जितने भी देश हैं लोकतांत्रिक हैं और जिसका आधार जन सहमति, जनता की सहमति, तो जो भी सरकार आदेश निकालती है, जो भी सरकार कदम उठाती है, जो भी सरकार आदेश जनता के संदर्भ में निकालती है, उसमें जन सहमति को ध्यान में रखना आवश्यक है। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन मनोवैज्ञानिक तत्वों के द्वारा राजनीतिक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा निर्णय है, अंतर्दृष्टि है, इंसाइट, अंदर क्या चल रहा है, संतुलन का विकास समय और धैर्य के साथ किया जा सकता है। और यदि इन्हें संयत और सावधानी पूर्वक काम में लिया जाए तो राजनीतिक व्यक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। तो क्या हुआ इसका निष्कर्ष? हम मूल्यांकन के रूप में क्या कह सकते हैं? यदि हमें किसी देश की शासन व्यवस्था को देखना है, यदि हमें किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है, तो हम इस मनोवैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेंगे। और मनोवैज्ञानिक प्रणाली में हम क्या देखेंगे? मनुष्य का मनोभाव, आवेग, प्रवृत्तियां के द्वारा, मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार चार्ल्स बेरियम ने स्पष्ट किया है कि राजनीति वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इस प्रणाली पर आसानी से सहयोग कर सकते हैं।
जो भी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और जो मनोवैज्ञानिक हैं, इस प्रश्न पर आसानी से सहयोग कर सकते हैं। एक उन गुणों को सुझाता है जिनका की विश्लेषण करना होता है, और दूसरा उनके मापदंड के लिए यंत्र रचना प्रदान करता है। इस प्रकार राजनीतिक विश्लेषणकर्ता जिसका विश्लेषण करना चाहता है, उनके लिए यंत्र, साधन और तरीके मनोविज्ञान द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। यानी जो राजनीतिक विश्लेषण करता है, जो एनालिसिस करता है, जिसका वो विश्लेषण करना चाहता है, जिसका वो एनालिसिस करना चाहता है, जिसको वो समझना चाहता है, अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहता है, तर्कों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है, ठोस सबूत प्रस्तुत करना चाहता है, उसके लिए यंत्र, साधन और जो तरीके हैं वो मनोवैज्ञानिक द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। अब्राहम कार्डिनर की पुस्तक व्यक्ति और उसका समाज, वह लिखता है कि जितना अधिक मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, उतना ही अधिक शक्ति, प्रभाव और व्यक्ति में छिपे आंतरिक तत्वों का पता लगाया जा रहा है। यानी वैज्ञानिक पद्धति अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि हम मनोवैज्ञानिक पद्धति का निरंतर प्रयोग करेंगे राजनीतिक विश्लेषण के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए, शासन व्यवस्था को देखने के लिए, उतना ही अधिक शक्ति, प्रभाव और व्यक्ति में जो छिपी हुई अंदर की चीजें हैं, जो तत्व हैं, जो कारक हैं, उनका हम पता लगा सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा राजनीतिक विश्लेषण किया जा सकता है, और वह है पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक हित। और इस संदर्भ में क्या क्या कहा जा सकता है कि किस समय, किन परिस्थितियों में राजनीतिक हित उत्पन्न होते हैं और उन्हें कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उसको कब कैसे प्रेजेंटेशन करा जाता है, और वे किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में बल और निर्देशन प्राप्त करते हैं। इसी जांच को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लक्षणों, आदतों, प्रतिचार, रिस्पॉन्सेस और व्यवहार के ढांचे यानी पैटर्न का पता लगाया जाकर राजनीतिक प्रकारों से मतलब पॉलिटिकल टाइप्स और राजनीतिक व्यक्तियों का विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का हित क्या है। इन सब का हम मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा फिर आगे हम उदाहरण दे सकते हैं। उदारवादियों, अनुदारवादियों, क्रांतिकारियों, प्रजातंत्रवादियों, कुलीन तंत्रों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में मनोवैज्ञानिक पद्धति क्या है कि जब राजनीतिक विश्लेषणकर्ता जिसका विश्लेषण करना चाहता है, उनके लिए यंत्र, उनके लिए साधन और उनके लिए कौन से तरीके हैं, इन सब का हम किसके द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक पद्धति राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण, एक आवश्यक और एक जरूरी पद्धति है, जिससे सही रूप में राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जा सके और सही